हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा पर। चलिए हम शुरू कर रहे हैं बिहार बजट 2026-27 का एक महत्वपूर्ण सेशन। और इसमें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे उसे हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे बिहार से जो जुड़े हुए संपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो एकदम सरल भाषा में विस्तार से समझेंगे। इस सीरीज में हम जानेंगे कि बजट का आकार हमारा क्या है, राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई हैं, राजस्व खर्च कितना है, पूंजीगत व्यय कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है। तो विभिन्न पहलू को हम इसमें देखेंगे। ये पूरी श्रृंखला जो होगी वो बीपीएससी 72वीं विपक्षी शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की बात करें, या फिर हम बिहार एसएससी की बात करें, बिहार दरोगा की बात करें, एसएससी रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा जो भी है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं अपना बिहार बजट 2026-27। तो हम देखते हैं कि बिहार का विकास का रोड मैप हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार बजट 2026-27 जो प्रस्तुत किया गया वो 3 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया। और किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। सात निश्चय दृष्टि के जो अनुरूप मुख्य फोकस रखा गया है, यानी कि हमारा जो बिहार बजट है वो 7 निश्चय 3 के अंतर्गत मुख्य रूप से कुछ फोकस रखा गया है कुछ तथ्य पर। तो हम देखते हैं वो तथ्य क्या है। तो समावेशी विकास की हम बात करते हैं, रोजगार सृजन की बात करते हैं, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, आधारभूत संरचना विकास, और हम आम नागरिकों का कल्याण के हित में बात करेंगे। मुख्य फोकस इस पे रहेगा। हम ये देखते हैं कि हमारा कुल बजट, हमारा जो 2026-27 का कुल बजट है वो कितने का है। तो देखिए 3,47,589.76 करोड़ रुपए का ये हमारा कुल बजट है। और ये जो बजट है हमारा, ये जो प्रीवियस ईयर के जो 24-25 से हमारा 9.68% ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं बिहार के वृद्धि दर का अनुमान एक रखा गया है वो क्या है। तो 14.9% हमारा बिहार का वृद्धि दर का अनुमान है। अब हम जानते हैं कि वृद्धि दर आखिर है क्या। तो वृद्धि दर रहता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था या फिर आय या फिर बात करें उत्पादन की या फिर जनसंख्या या किसी अन्य मात्रा में जो एक निश्चित अवधि के दौरान जो प्रतिशत के रूप में जो वृद्धि होती है या फिर कमी होती है उसको जो दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो वृद्धि दर। अगर हम सरल भाषा में अगर इसको समझे तो किसी भी वस्तु का आर्थिक सूचकांक के वर्तमान मूल्य की तुलना उसके पिछले मूल्य से करके प्राप्त प्रतिशत परिवर्तन को वृद्धि दर हम कहेंगे। तो ये था हमारा कि वृद्धि दर। अब हम देखते हैं कि यह बजट जो हमारे 5 स्तंभ पर आधारित है इस विकास मॉडल को प्रस्तुत किया गया है। तो 5 स्तंभ का जो मॉडल हमारा दिया गया है वो क्या है। तो ज्ञान, निष्ठा, विज्ञान, आकांक्षा और सम्मान की हम बात करते हैं। तो 5 स्तंभ हमारा क्या है, ज्ञान, निष्ठा, विज्ञान, आकांक्षा और सम्मान। ये हमारा विकास का मॉडल प्रस्तुत किया गया है। अब देखते हैं कि 3 प्रमुख संकल्प हमारे जो बजट में वो 3 संकल्प बताए गए। तो क्या क्या है। तो पहला देखिए पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। जो हमारा पर कैपिटा इनकम है उसको हम दुगना करेंगे। दूसरा हमारा है कि 1 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण किया जाएगा। तो प्रति जो आय व्यक्ति आय की बात करेंगे दुगुना करने की, तो अगले 5 वर्षों में राज्य के जो प्रति व्यक्ति आय को वो दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, इसको हम डबल करेंगे। 1 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा युवाओं के लिए, उनके लिए नया अवसर मिलेगा रोजगार का। महिला सशक्तिकरण के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता पहलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा। तो ये हमारा संकल्प था। अब हम बात करते हैं कि कुल व्यय। तो हमारा जो कुल व्यय होगा वो 2026-27 के लिए कितने का है। तो ये हमारा 3.48 लाख करोड़ का ये हमारा कुल व्यय, यानी कि हम टोटल जो एक्सपेंडिचर की बात करें यानी टोटल खर्च जो हम बजट में रखे हैं वो 3.48 लाख करोड़ का। अब देखिए कि योजना में अगर बात करेंगे तो योजना में हम कितना खर्च करेंगे। तो योजना में हम 1.22 लाख करोड़ खर्च करेंगे।
7 निश्चय 3 के तहत जो 25-30 के जो सेशन में आवंटन किया गया है उसके लिए 14,800 करोड़ रुपए को रखा गया है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय जो है उस पर कितना खर्च किया जाएगा, तो 2.25 लाख करोड़। तो ये हमारा रहा कुल एक्सपेंडिचर हम खर्च करेंगे इस पे। अब हम बात करते हैं कि राजस्व व्यय की। इससे पहले हम जानते हैं कि राजस्व व्यय है क्या। तो देखिए, राजस्व व्यय क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह व्यय होता है जो सरकार अपने दैनिक प्रशासन, जो हमारा दैनिक प्रशासन, सेवा संचालन या फिर नियमित कार्य के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं, या जिससे कोई भी अस्थायी असेट का निर्माण नहीं होता है, वो सिर्फ खर्च किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, राजस्व व्यय। तो हमारा राजस्व व्यय कितने का रखा गया है, तो ये हमारा रखा गया है 2.84 लाख करोड़ का हमारा राजस्व व्यय है, जो कि पूरे बजट का हम देख रहे हैं 81.74% ये रखा गया है। तो टोटल बजट का हमारा 81.74% किस पे खर्च किया जाएगा, तो ये राजस्व व्यय होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा वेतन में कितना खर्च किया जा रहा है। तो वेतन में 96,128 करोड़ की बात करेंगे। वेतन रहित जो अनुदान होंगे उस पर 49,838 करोड़। परिसंपत्ति सृजन हेतु जो अनुदान दिया जाएगा उस पर 24,400 करोड़ करेंगे। पेंशन के लिए देखिए 35,170 करोड़ रखा गया है। ब्याज भुगतान की बात करें तो उसे 25,363 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा राजस्व व्यय है। तो हमने देखा कि राजस्व व्यय हमारा इतना है। अब हम देखते हैं कि पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। तो अब हमको ये समझना है सबसे पहले कि हमारा पूंजीगत व्यय है क्या। तो देखिए, पूंजीगत व्यय वो होता है वह व्यय जो सरकार अस्थायी असेट के निर्माण या फिर अधिग्रहण या फिर मान ले जो देने वाले के लिए जो कमी करती है, इस अर्थव्यवस्था के जो उत्पादन क्षमता बढ़ाने का काम करती है, और उससे जो हमारा लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिट प्राप्त होगा, तो ऐसे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे उसे हम क्या कहेंगे, पूंजीगत व्यय। तो हम देखते हैं कि पूंजीगत व्यय के लिए कितना बजट में रखा गया है। तो देखिए 63,455.84 करोड़ रुपए इतना रखा गया है पूंजीगत व्यय के लिए, जो कि पूरे बजट का 18.26% रखा गया है। तो ये था हमारा पूंजीगत व्यय। अब पूंजीगत व्यय के अंदर कितने खर्च किए जाएंगे, क्या क्या खर्च किए जाएंगे, ये देखते हैं। तो पूंजीगत परिव्यय के अंदर 39,377 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सार्वजनिक ऋण की बात करें तो उसके अंदर 22,664 करोड़ खर्च किए जाएंगे, और जो ऋण एवं अग्रिम के लिए रखे गए हैं वो 1,413 करोड़ रुपए। तो ये था हमारा पूंजीगत व्यय। अब हम बात करेंगे कि कुल प्राप्तियां, यानी कि जो कुल प्राप्तियां होंगी वो कितने की है। 2026-27 के लिए कुल प्राप्तियां कितना, तो उसके लिए जो लक्ष्य रखा गया वो 3.48 लाख करोड़ का है। यानी कि जितना हम एक्सपेंडिचर रखे हैं, जितना हम बजट बनाए हैं, उसके आधार पर हम कुल प्राप्तियां भी बनाए हैं। तो ये हमारा कुल प्राप्तियां है 3.48 लाख करोड़। अब हम देखते हैं कि हमारे प्राप्तियां में सबसे पहला आता है कि राजस्व प्राप्तियां की हम बात करते हैं। तो राजस्व प्राप्तियां कितने की है, तो 2,85,277 करोड़ का राजस्व प्राप्तियां का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 2.85 लाख करोड़। अब राजस्व प्राप्तियां सबसे पहले हम ये समझते हैं कि है क्या। तो देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब ये वो प्राप्तियां होती हैं जो सरकार को अपने नियमित कार्य के संचालन के लिए प्राप्त होती है। यानी जो सरकार काम करती है, अपने जो नियमित रूप से जो कार्य करना है, उसको संचालन करना है, उसमें जो सरकार को मिलता है जो पैसा, उसे हम राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। केंद्र सरकार से जो राजस्व प्राप्तियां का लक्ष्य है वो 2,10,074 करोड़ के लक्ष्य है। केंद्रीय करोड़ में राज्य का हिस्सा का लक्ष्य हमने देखा। केंद्र सरकार से जो अनुदान का सहायता होगा उसके लिए भी 51,895 करोड़ का लक्ष्य है। तो ये हमारा राजस्व प्राप्तियां था। अब हम देखते हैं राज्य के जो स्वयं, यानी कि राज्य जो खुद का जो राजस्व प्राप्त करता है खुद के राज्य से, वो हमारा है 75,202 करोड़। और जो राज्य स्वयं अपने राज्य से जो टैक्स वसूलती है, उससे जो कर आता है, उससे कितना प्राप्त होता है, तो 65,800 करोड़ रुपए। तो ये था हमारा राजस्व प्राप्तियां। अब हम देखते हैं कि राज्य का जो गैर कर राजस्व, यानी कि जो राज्य होती है वो दूसरे राज्य से जो कर वसूलती है, उसके लिए 9402 करोड़ रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियां। हमने देखा अभी राजस्व प्राप्तियां, अब हम बात करते हैं पूंजीगत प्राप्तियां।
तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या है? तो देखिए पूंजीगत प्राप्तियां कितनी रखी गई है? तो पूंजीगत प्राप्तियां हैं 65,475 करोड़, यानी कि 0.62 लाख करोड़ का रखा गया है। अब पूंजीगत प्राप्तियां में उधारियां कितने की? तो 61,939 करोड़, और ऋण से जो वसूली होंगी वो 536 करोड़। तो ये हमारा पूंजीगत प्राप्तियां हैं। पूंजीगत प्राप्तियां, पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर पूंजीगत प्राप्तियां हैं क्या। तो देखिए पूंजीगत प्राप्तियां वैसी व्यय होती है, यानी कि पूंजीगत जो समझ लेते हैं कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है। तो देखिए वे प्राप्तियां हैं जो मतलब जिनसे कि सरकार असेट या फिर जो लायबिलिटीज होती हैं उसमें जो परिवर्तन होता है, इनसे सरकार को धन प्राप्त होगा, लेकिन यह नियमित आय नहीं होती है। मतलब जो हम परिसंपत्ति यानी कि जो हम देनदारों को जो हम लोन देते हैं वगैरह, उससे जो हमारा इंटरेस्ट आता है ये हो गया, या फिर हम कोई असेट रखे हैं उस पर जो आया हमारा जो इंटरेस्ट, तो ये सब जो आय होती है जो नियमित रूप से नहीं होती है, तो वो हमारा पूंजीगत प्राप्तियां होती है। अब हम आगे देखते हैं, राजस्व अधिशेष की हम बात करते हैं। तो ये क्या है राजस्व अधिशेष? तो राजस्व अधिशेष वह स्थिति है जब सरकार की राजस्व प्राप्तियां उसके राजस्व व्यय यानी कि जो पैसे हम प्राप्त करते हैं और जो हम खर्च करते हैं, अगर प्राप्तियां खर्च से अधिक हो जाए तो वो हमारा राजस्व अधिशेष होता है। और राजस्व अधिशेष कितना रखा गया है? तो देखिए 1143.19 करोड़ रखा गया, जो कि पूरे जीएसडीपी की बात करेंगे तो वो 0.09% रखा गया है। तो ये हमारा राजस्व अधिशेष हुआ। अब बात करते हैं हम राजकोषीय घाटा की। तो देखिए राजकोषीय घाटा कितना है? तो 39,011.80 करोड़ रखा गया है, यानी कि टोटल जीएसडीपी की बात करें तो 2.99% ये रखा गया है। ये हमारा राजस्व घाटा है, सॉरी राजकोषीय घाटा की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा राजकोषीय घाटा है। सबसे पहले राजकोषीय घाटा क्या है हमारा? तो देखिए राजकोषीय घाटा हमारा वो स्थिति है जब सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, जो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है उसकी जो कुल प्राप्तियां यानी कि जो उधार हम देते हैं उसको छोड़कर जो हमारा कुल प्राप्त हुआ, तो जो हमारा टोटल जो रिसिप्ट होता है, कुल प्राप्तियां होती है जो हम उधार देते हैं उसको छोड़कर उसकी बात करते हैं। तो अगर एक्सपेंडिचर है यानी कि हमारा व्यय, अगर हमारा एक्सपेंडिचर रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाए, यानी कि जो हमारा व्यय की बात करें हम, तो व्यय हमारा अगर अधिक हो जाए इससे जो प्राप्तियां होती हैं उससे, तो ये जब व्यय हमारा अधिक हो जाए, एक्सपेंडिचर हमारा अधिक हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। बकाया सार्वजनिक ऋण की बात करें तो देखिए जीएसडीपी का बकाया सार्वजनिक ऋण के लिए जो जीएसडीपी का 29.68% रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख हमारा विभागीय आवंटन जो किया गया है वो आवंटन की हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा शिक्षा पे रखा गया है हमारा बजट, और शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा? तो 68,216.95 करोड़, जो कि ये सर्वाधिक आवंटन है हमारे शिक्षा पर, और पूरे बजट का ये 19.63% रखा गया है। तो हम देख रहे हैं कि शिक्षा के लिए ज़्यादा बजट रखा गया है, यानी कि हमारा शिक्षा विभाग में ज़्यादा काम किया जाएगा। अब बात करते हैं हम ग्रामीण विकास की हम बात करते हैं। तो देखिए ग्रामीण विकास में 23,701.18 करोड़, स्वास्थ्य की बात करें तो 21,270.41 करोड़, ऊर्जा पे देखेंगे तो 18,737.06 करोड़, नगर विकास की बात करेंगे तो 15,237.00 करोड़, ग्रामीण कार्य के लिए बात करेंगे तो 11,312.18 करोड़। अब पंचायती राज के लिए देखिए 10,995.51 करोड़ रखा गया है। सामाजिक कल्याण की बात करें तो 8,470.06 करोड़ रखा गया है, और जो हमारा रोड सड़क निर्माण की बात करेंगे तो उसके लिए 7,404.79 करोड़ रखा गया है।
तो देखा हमने कि विभागीय आवंटन हमारा बजट में ये सब रहा है, यानी कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा। तो देखिए शिक्षा का याद रखेंगे, स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे, पंचायती राज के बारे में रखेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए रुपया कहाँ से आता है। अब हम बात करते हैं कि रुपया सरकार को, जो हमारे जो राज्य को रुपया कहाँ से आता है, तो हमारे राज्य को सबसे ज़्यादा पैसा आता है जो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा होता है उससे, यानी कि 45.49% की बात करें तो हमारा जो केंद्र करों में जो राज्य का हिस्सा मिलता है उससे आता है। राज्य सरकार का जो कर राजस्व होता है, कर राजस्व से 18.92% आता है। ऋण से हमारा कितना आता है, तो 17.81% आता है। राज्य का जो स्वयं का जो कर राजस्व होता है, यानी कि जो खुद के राजस्व अपने राज्य से ही कर वसूलते हैं, उससे 2.7 आता है। और ऋण से जो वसूली होती है यह 0.15% होता है। तो हम सबसे ज्यादा रुपया कहाँ से आता है ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम कि रुपया सबसे ज्यादा हमारा जाता कहाँ है, यानी कि हम सबसे ज्यादा रुपया खर्च कहाँ करते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा हमारा रुपया जाता है सामाजिक सेवाओं में। 41.55% हमारा ये सामाजिक सेवाओं में जाता है। सामान्य सेवाएं की बात करें तो 28.12% है। आर्थिक सेवा, देखिए आर्थिक सेवा की बात करें तो इसमें 23.39 है। तो ये हमारा ये सब जो रुपया हमारा कहाँ जाता है ये हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं, कृषि की बात करते हैं। तो देखिए हमारे बजट में जो कृषि के लिए क्या बजट रखा गया, क्या काम किया गया, क्या योजना लाई गई है। तो बिहार एक, पहली बात हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और लगभग जो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ की है 89% जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, और उसमें से जो 76% जनसंख्या है वो अपनी आजीविका के लिए किसान यानी कि कृषि का काम करते हैं। ये वो कृषक हैं, कृषि पर निर्भर हैं। तो 76% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वर्ष 2005 से जो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुआ है वो 3 गुना अधिक हुआ है, जो कि 24-25 में रिकॉर्ड आया है कितना, तो 326.62 लाख मीट्रिक टन हमने खाद्यान्न उत्पादन किया है। अब हम देखते हैं कि हमारा बिहार का जो राष्ट्रीय रैंकिंग है जो बहुत सारे उत्पाद में, वो हम देखते हैं। तो देखिए मखाना में हमारा ये पहला स्थान है, मखाना में पहला स्थान। मक्का में हमारा दूसरा स्थान है। शहद में हमारा चौथा स्थान है। चावल में हम 5वें स्थान पर और गेहूं में 6ठे स्थान पर है। तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति वर्ष 44,000 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ, देखिए 44,000 मीट्रिक टन क्या उत्पादन करते हैं हम, तो मशरूम उत्पादन करते हैं और ये सबसे अग्रणी राज्य है हमारा। यानी कि जो भारत का 85% मखाना उत्पादन कौन करता है, तो ये भी बिहार करता है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना भी बिहार में हुई है। तो हम मखाना उत्पादन करने में भी पहले नंबर पे आते हैं, जो कि भारत का 85% मखाना उत्पादन करते हैं। मशरूम उत्पादन में भी हमारा राज्य पहला है। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख पहल और भी इसके बारे में है। तो देखिए एकीकृत कृषि डेटाबेस हेतु डिजिटल कृषि निदेशालय की स्थापना की गई है। जलवायु सहिष्णु कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत जो 38 जिला में 190 गांवों को जलवायु स्मार्ट मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत 3 लाख मृदा नमूनों की जांच की जाएगी और 32 नए अनुमंडलीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किए जाएंगे। कृषि यंत्रीकरण को सुदृढ़ करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यंत्रीकृत कृषि मिशन की योजना बनाई जा रही है। कृषि अवसंरचना मिशन के अंतर्गत कोल्ड चेन गोदाम प्रसंस्करण इकाई के विकास के लिए सुगंधित चावल, मोटे अनाज एवं विदेशी फलों जैसी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा इसमें, कृषि अवसंरचना मिशन के तहत। कृषि त्वरक मिशन, बिहार को कृषि स्मार्ट हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है इसमें, और जो हमारा जीआई टैग उत्पाद होता है उसके लिए समर्पित बाजार एवं ग्रामीण हाट को सुदृढ़ करना है। तो ये किस मिशन के तहत होगा, तो कृषि त्वरक मिशन के तहत।
53 मंडियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और डिजिटल एवं पारदर्शी कृषि विपणन सुधार हेतु ई नाम एकीकरण का विस्तार किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की हम बात करते हैं तो किसानों को इसमें 3000 की अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट स्थापित किए जाएंगे जिसमें कि गुणवत्तापूर्ण सब्जियों का उपभोक्ताओं को मिल सकेंगी। सकरी जो कि मधुबनी में है और रायम जो दरभंगा में है, जो इसमें बंद चीनी मिल है, उनको मतलब फिर से स्टार्ट करने का काम किया जा रहा है। अब देखते हैं कि मूल्य संवर्धन एवं व्यवसाय के लिए जो पहल है, तो पश्चिम चंपारण में चनपटिया मिक्स एवं बरछा चूड़ा उत्पादन के लिए पश्चिम चंपारण, भागलपुर बटन मशरूम प्रसंस्करण, नालंदा आंवला मुरब्बा उत्पादन के लिए, कटिहार मखाना आधारित व्यवसाय, दक्षिणी भंडार ताल यानी कि कटिहार की बात करें तो मखाना आधारित मूल्यवर्धित उत्पादन प्रारंभ किए जाएंगे। तो ये पहल सब लाया गया है इसके लिए। अब हम आगे देखते हैं। दूध मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की बात करेंगे तो बजट में इसमें क्या दिया गया है, तो देखिए उत्पादन हम कितना करते हैं, तो दूध का उत्पादन हम 133.98 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन करते हैं। अंडा का उत्पादन कितना करते हैं, तो 378.39 करोड़ हम उत्पादन करते हैं। मांस का उत्पादन 4.21 लाख मीट्रिक टन करेंगे। मछली उत्पादन हम 9.59 लाख मीट्रिक टन करेंगे। अब मछली बीज उत्पादन की बात करें तो प्रतिवर्ष 2044 मिलियन उत्पादन होता है। प्रति व्यक्ति मछली उपलब्धता बात करेंगे तो 12.21 किलोग्राम प्रति वर्ष की बात करेंगे, यानी कि जो एक व्यक्ति का जो मछली उपलब्धता होता है वो 12.21 किलोग्राम पर ईयर की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय रैंकिंग जो वृद्धि दर के आधार पर रखा गया राष्ट्रीय रैंकिंग, वो हम देखते हैं। अब राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करेंगे जो वृद्धि दर के आधार पर रखा गया है, तो अंडा उत्पादन में हमारा पहला स्थान है, मछली उत्पादन में भी हमारा चौथा स्थान है। मछली उत्पादन में हमारा चौथा स्थान हो गया, अंडा उत्पादन में हमारा पहला स्थान हो गया। दूध उत्पादन की बात करें तो इसमें छठा स्थान हो गया हमारा। मांस उत्पादन में हमारा 9वां स्थान है। अब हम देखते हैं प्रमुख पहल। तो देखिए कृत्रिम गर्भाधान हेतु जो बकरी वीर्य स्टेशन की स्थापना की जाएगी, यानी कि कृत्रिम रूप से बकरियों को गर्भ धारण करवाया जाएगा। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत वन हेल्थ प्लेटफॉर्म की स्थापना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें कि जूनोटिक रोग जो होते हैं टीबी, ब्रुसेलोसिस, रेबीज की निगरानी की जा सके, इसके लिए वन हेल्थ प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। उसके बाद बिहार पशु प्रजनन अधिनियम 2025 लागू किया जाएगा, जो कि भ्रूण उत्पादन एवं कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं में पशु के लिए जो रखा जाएगा ये है। समग्र गव्य विकास योजना की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत किसानों और बेरोजगार युवाओं को डेयरी विकास हेतु सब्सिडी सहायता और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो समग्र गव्य विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में दूध सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में सुधा दूध बूथ की स्थापना की जाएगी। मधेपुरा में प्रतिदिन 50 KL क्षमता वाली दूध शीतलीकरण यानी कि दूध को ठंडा करने के लिए संयंत्र का स्थापना किया जाएगा। अब हम बात करते हैं उद्योग की। तो देखिए उद्योग में हमारा लक्ष्य जो है वो 50 लाख करोड़ का निजी निवेश आकर्षित करना एवं प्रतिवर्ष 20 लाख रोजगार का सृजन करना, ये लक्ष्य रखा गया है। बिहार को पूर्वी भारत के नए प्रौद्योगिकी एवं वैश्विक कार्यस्थल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। रोजगार संवर्धन हेतु MSME की बात करेंगे तो MSME जो मध्यम उद्यम निदेशालय की स्थापना की जाएगी। उद्यमियों के समर्थन के लिए बिहार उद्यमी एवं व्यवसाय आयोग का स्थापना किया जाएगा। स्टार्टअप सहायता, तो 1597 स्टार्टअप सहायता चयनित है, जिसमें से कि 235 महिलाओं द्वारा संचालित होंगी और 84.96 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये हमारा स्टार्टअप सहायता है। अब संरचना की बात करें तो फतुहा पटना के निकट जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एवं फिनटेक सिटी जो कि अमनौर सारण में फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं तो महिलाओं के लिए बजट में क्या रखा गया है।
तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जो 1.56 करोड़ महिलाओं को आय सृजन की गतिविधियों हेतु 10,000 प्रति लाभार्थी दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत। व्यवसाय आरंभ करने हेतु महिलाओं को 2 लाख तक अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिया जाएगा। गांव से शहर तक की महिलाओं को उत्पाद के बिक्री के लिए जो बाजारों का विकास किया जाएगा। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत जो 31.71 लाख करोड़ जो जीविका दीदियां हैं उसको लखपति घोषित किया जाएगा। 1.29 लाख जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए रोजगार हेतु बैंकों द्वारा 7,052 करोड़ से अधिक के जो ऋण है वो दिया जाएगा। जीविका एवं अन्य एजेंसी की बात करें तो उसके माध्यम से 4.08 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार स्वरोजगार रूप से जोड़ा जाएगा। अब हम देखते हैं कि युवा रोजगार के लिए बजट में हमारा क्या रखा गया है। तो रोजगार एवं कौशल विकास को प्रोत्साहित करने हेतु युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। वैश्विक मांग के अनुरूप कुशल जनशक्ति सृजित करने हेतु जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 149 ITI को रोजगारों प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नत किया जाएगा। 149 ITI के विभाग को। उसके बाद करेंगे तो वित्त वर्ष 2025-26 रोजगार सहायता के दौरान जो रोजगार मेलों में शिविर के माध्यम से 41,922 आवेदकों को रोजगार अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये हमारे रोजगार युवाओं के लिए रखा गया है। अब हम बात करते हैं तो कला संस्कृति के लिए भी बजट में कुछ रखा गया है। क्या है तो देखिए, वरिष्ठ उपेक्षित एवं आर्थिक रूप से जो कमजोर कलाकार होंगे उसके लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना लाया गया और पात्र जो कलाकार होंगे उसको 3,000 प्रति माह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के अंतर्गत जो भी कलाकार होंगे तो उन कलाकारों को युवाओं को लोक कला संगीत एवं नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा और गुरुओं को जो हमारे गुरु होंगे उसके तो उनके लिए 15,000 रुपये प्रति माह पैसे दिया जाएगा। संगीतकारों को 7,500 प्रति माह दिया जाएगा और विद्यार्थियों को 3,000 प्रति माह सहायता प्रदान की जाएगी। अटल कला भवन का निर्माण का योजना है। उसके बाद बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मारक स्तूप जो कि वैशाली में बनाया जाएगा उसके लिए 550.48 करोड़ लागत से निर्मित होंगी। ये हमने देखा कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के लिए 550.48 करोड़ लागत रखा गया है। अब बात करते हैं बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की। तो 30 से अधिक जो परियोजनाओं को शूटिंग अनुमति फिल्म एवं रंगमंच के लिए 20 प्रतिभाशाली युवाओं को 13.53 करोड़ छात्रवृत्ति दी जाएगी। ज्ञान भारतम मिशन क्या है तो देखिए, ज्ञान भारतम मिशन के तहत संस्कृति मंत्रालय एवं बिहार का जो कला संस्कृति विभाग के भी समझौता हुआ और भारत की जो समृद्ध पांडुलिपिक विरासत के संरक्षण डिजिटलीकरण एवं संवर्धन हेतु इसे स्टार्ट किया गया है। तो ज्ञान भारतम मिशन किससे रिलेटेड है ये हमने देखा। अब बात करते हैं हम स्वास्थ्य की। तो देखिए, स्वास्थ्य में हमारे बजट में क्या है तो स्वास्थ्य में हमने देखा स्वास्थ्य में 20,000 0.3508 करोड़ की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा ये बजट में रखा गया है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 1234.61 करोड़ अधिक है। तो इतने का बजट है, ये हमने पहले देखा। कैंसर देखभाल के लिए देखिए, कैंसर वालों के लिए जो गंगवाड़ा दरभंगा में सिर गर्दन एवं जो मुंह के कैंसर होते हैं उसके लिए 100 बेड के अस्पताल, मुजफ्फरपुर में उन्नत अवस्था के लिए जो कैंसर रोगियों के लिए हेतु 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अब बात किया जाए आयुष कॉलेज। तो देखिए, आयुष कॉलेज आयुर्वेद कॉलेज जो होगा हमारा दरभंगा बेगूसराय, होम्योपैथी कॉलेज मुजफ्फरपुर में और यूनानी जो होगा वो पटना निर्माणाधीन होगा, यानी कि पटना में बनाया जाएगा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ये कहाँ बनेगा तो मीठापुर पटना में इसे बनाने का घोषणा किया गया है। आयुष्मान भारत कवरेज के तहत जो 1.69 करोड़ परिवार होंगे उनको PM जय एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा।
तो ये आसमान काट की बात की हमने। अब हम देखते हैं अवसंरचना के बाद। तो अवसंरचना में क्या है, तो संपर्कता बढ़ाने, यात्रा समय को कम करने के लिए, व्यापार एवं उद्योग को सुदृढ़ करने हेतु 5 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। तो 5 एक्सप्रेस वे नया बनेगा हमारा बिहार के लिए, ये दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 3000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बिहार में कोई भी शहरी सड़क एकल लेन नहीं रहेगी, उसको 2 लेन मतलब 2 लेन या फिर उससे अधिक बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा कि 38,732 करोड़ की लागत से जो है 266 सड़क एवं पुल परियोजनाओं को स्वीकृति मिला है। जेपी गंगा पथ पटना विस्तार के लिए गंगा के जो किनारे दीघा से कोइलवर तक जो है वो 35.65 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जेपी गंगा पथ के विस्तार तक। दरभंगा को रनवे विस्तार एवं प्रस्तावित लॉजिस्टिक कार्गो हब के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नत किया गया। तो दरभंगा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नत किया जाएगा। सुल्तानगंज, भागलपुर एवं सोनपुर, सारण में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की योजना बनाई गई है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक कल्याण विभाग के लिए हमारे बजट में क्या है। तो दिव्यांग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत जो बीपीएससी यूपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण स्टूडेंट होंगे उसको 50,000 रुपये, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए, ये बीसी ईडब्ल्यूएस एवं सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों हेतु होगा, जो दिव्यांग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत है। दूसरा हमारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना, जिसके तहत 10 लाख तक का परियोजना लागत रखा गया। इसमें 50% ऋण दिया जाएगा और 50% अनुदान, यानी कि आपको 50% ही लौटाना है सरकार को। उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बात करें तो विवाह के समय 5,000 सहायता प्रदान किया जाएगा, जो कि वित्त वर्ष 25-26 में 31,000 लाभार्थी के लिए 1538.70 लाख आवंटित किया गया है। परवरिश योजना के तहत 15,500 बच्चों तक का लाभ विस्तार बढ़ाया गया है। बिहार शताब्दी एड्स कल्याण के तहत जो 1500 प्रति माह सहायता प्रदान किया जाता है पेशेंट को। वृद्धाश्रम सहारा, इसके तहत जो है 6 वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे, जिसमें से 450 लोगों की क्षमता है रहने का। और वर्तमान में कितने वृद्ध निवासी हैं, तो 423 वृद्ध निवासी हैं। सिविल सेवा प्रोत्साहन जो महिलाओं के लिए है, उसमें यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो उत्तीर्ण करने पर उनको 1 लाख, और बीपीएससी अगर परीक्षा पीटी परीक्षा की बात करते हैं तो वो उत्तीर्ण करते हैं उसे 50,000 दिया जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के तहत जो 38 जिलों में प्रत्येक जिले में एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास योजना। इसके अंतर्गत जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो छात्र होंगे, प्रत्येक जिले में 100 सीटर छात्रावास बनाने की योजना रखी गई है। इसके अंतर्गत वृद्ध जन कल्याण के तहत घर आधारित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जाएगी, सबको दी जाएंगी। तो सबका सम्मान सब जीवन आसान के अंतर्गत वृद्धजनों को घर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। घर पर संपत्ति पंजीकरण, यानी कि सरकार द्वारा जो है घर पर ही संपत्ति का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। तो वृद्धजन कल्याण के लिए काम किया गया है। अब बात करते हैं खेल विकास की। तो खेल के लिए बजट में क्या रखा गया है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो कि पटना, गया, राजगीर, भागलपुर एवं बेगूसराय में आयोजित हुआ, इसके जो बिहार ने इसमें जो है 7 स्वर्ण सहित 36 पदक जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने कितने पदक जीते, तो 36 पदक जीते, जिसमें के 7 स्वर्ण है। अंडर 20 एशियाई रग्बी चैंपियनशिप 2025 की बात करें तथा पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो इसका सफल आयोजन कहाँ हुआ, तो ये राजगीर में यानी कि अपने बिहार में हुआ। सभी 154 नगर पंचायतों एवं 8,053 ग्राम पंचायत में खेलों क्लब का गठन करने को स्वीकृति दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक खेल मैदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
पटना प्रमंडल के डुमरी में प्रमुख खेल अवसंरचना हेतु 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण 100 एकड़ भूमि को अधिग्रहण के लिए 574.33 करोड़ का स्वीकृति मिल गया। प्रगति यात्रा के अंतर्गत जो है 13 जिलों के जो 14 स्थान पर खेल स्टेडियम जो होता है उसको बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि इसके लिए 477.80 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हमारा था प्रगति यात्रा के अंतर्गत। ये ध्यान रखेंगे कि 13 जिलों के 14 स्थान पर स्टेडियम बनाया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? तो प्रगति यात्रा के अंतर्गत। अब आगामी प्रमुख जो प्रस्तावित आयोजन होंगे जो हमारे बिहार में होने वाला है वो हम देख लेते हैं। तो 2026 में जो है अभी हमने देखा कि हॉकी प्रो लीग होगा। 2028 की बात करें तो राष्ट्रीय युवा खेल दिवस होगा। राष्ट्रीय युवा खेल कहाँ होगा? 2028 में बिहार में होगा अपना। 2030 की बात करें तो हॉकी विश्व कप राष्ट्रमंडल खेल होगा हमारे बिहार में। 2034 में राष्ट्रीय खेल बिहार में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं विज्ञान प्रवृत्ति एवं तकनीकी शिक्षा की। तो पश्चिमी चंपारण के बगहा में राजकीय पॉलिटेक्निक हेतु 73.04 करोड़ जो स्वीकृत किया गया है और निर्माण कार्य ये 26-27 में प्रारंभ होगा। तो पश्चिम चंपारण के बगहा में राजकीय पॉलिटेक्निक बनाया जाएगा। पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल एवं अंतरिक्ष एवं खगोल शिक्षा केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ? तो पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में। और पटना में पहले से हम जानते हैं। बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर हेतु जियो स्पेशल नीति 2025 को लाया जाएगा। और स्टार्टअप और तकनीकी विधि एवं व्यावसायिक सहयोग प्रदान हेतु NIT पटना में 47.76 करोड़ का इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहाँ? तो पटना में। ये ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि पर्यटन विभाग के लिए क्या बजट में रखा गया है। तो देखिए, स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत सारण के जो सोनपुर मेले के विकास हेतु 2,428.5 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। प्रसाद योजना के अंतर्गत सारण के अंबिका भवानी मंदिर के विकास के लिए भी पैसे रखे गए हैं। तो जो हमारा अंबिका भवानी मंदिर वो कहाँ है? तो ये हम देखेंगे सारण में है और ये प्रसाद योजना के अंतर्गत से विकास किया जाएगा। गया में बौद्ध ध्यान केंद्र का निर्माण 3 के लिए यानी कि बौद्ध ध्यान केंद्र बनाया जाएगा। उसके निर्माण के लिए गया में 165.44 लाख करोड़ का लागत रखा गया है। सहरसा में मत्स्य गंगा झील का विकास किया जाएगा। तो सहरसा मत्स्य गंगा झील कहाँ है? सहरसा में। ये ध्यान रखेंगे। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन के लिए देखिए, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो 2070 का लक्ष्य रखा गया नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का, ये हम ध्यान रखेंगे कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया 2070 तक। तो इसके साथ किसके साथ समझौता किया गया? तो UNEP के साथ समझौता किया गया है बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। उसके बाद देखिए, राज्य के जो 58 लाख BPL परिवार होंगे उसके लिए 1.1 किलोवाट क्षमता के जो रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्र का 100% अनुदान पर स्थापित किया जाएगा। प्रमुख इको टूरिज्म परियोजना। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख इको टूरिज्म परियोजना पर हमारा बजट में क्या है। तो देखिए, करमचट इको टूरिज्म पार्क जो कि रोहतास और कैमूर में इसकी परियोजना लाई है। बड़ेला झील जो कि वैशाली में है। खुरी जैव विविधता पार्क एवं संजीवनी वाटिका कहाँ है? तो नवादा में। गढ़ी नेचर पार्क जमुई में। गोगा बिल अभयारण्य कटिहार। कांवर झील अभयारण्य ये हमारा बेगूसराय। तो इसके लिए प्रमुख इको टूरिज्म परियोजना है जो कि काम किया जा रहा है इस पर, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 6 आर्द्र भूमि जो कि रामसर स्थल घोषित किया गया है, जैसे कि कांवर ताल हमारा बेगूसराय, नागीनट्टी पक्षी अभयारण्य जमुई में, उदयपुर झील जो बेतिया में, गोगा बिल कटिहार में, गोकुल झील गोकुल जलाशय ये बक्सर में है। तो ये 6 जो हमारा रामसर स्थल है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप की बात करें तो इसके सर्वेक्षण एवं संरक्षण हेतु 15,000 वृक्षों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और 32 वृक्षों को हेरिटेज ट्री घोषित करने की प्रक्रिया को प्रगति पर रखा गया है। 101 जैव विविधता संपन्न स्थल को पहचान मिलेगा जो जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित करने के लिए 101 स्थल को। इको एवं पर्यटन विकास परियोजना के लिए जो
मतलब इको एवं पर्यटन विकास के लिए जो परियोजनाएं प्रस्तावित की गई वो क्या है, तो देखिए सिलोंजा पार्क जो कि गया में, बराबर गुफाएं जहानाबाद में, करकटगढ़ इको पार्क कैमूर में, श्रृंगी ऋषि आश्रम मुंगेर में, तेलहर कुंड जलप्रपात और जगदवा बांध, तो ये सब के लिए इको एवं पर्यटन विकास के लिए परियोजना को प्रस्तावित किया गया है। तो ये सब एक नज़र देखेंगे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो सेशन और इसमें हमने देखा बिहार के बजट के बारे में, यानी कि हमारा बिहार बजट कैसा रहा है। और हम नेक्स्ट वीडियो में बिहार के इकोनॉमी सर्वे की बात करेंगे और बिहार का देखेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।